हेलो बच्चों, वेलकम टू एसके ज्ञान चैनल। तो ये आईसीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री की 5th वीडियो है केमिकल बॉन्ड चैप्टर की। ठीक है, तो 4 वीडियोस जैसे डाल दी गई हैं। जिन्होंने अभी तक वो 4 वीडियोस नहीं देखी, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करे, उनके डाउट्स क्लियर नहीं करे, नोट्स नहीं बनाए, नोट्स बनाओ, स्टडी करो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग की 3 टाइप्स हैं, जिनमें हम सेकेंड टाइप कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग में हम पोलर नॉन पोलर पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा है, और अब वो जो उसका एक थोड़ा सा पोर्शन रहता था, दैट वाज करेक्टरिस्टिक ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, जो कोवलेंट कंपाउंड है वो 2 तरह के थे। वो मैंने जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि डिस्कस हो गया है। अगर नहीं क्लियर आपको तो उन वीडियोस को वॉच करो, उनको सुनो, तो देन आप नेक्स्ट जो है ये वॉच करो। ठीक है, तो इसमें अब हम वो जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, जो पोलर हैं एंड नॉन पोलर हैं, अब हम उनकी करेक्टरिस्टिक करेंगे। फाइन, तो नॉट ओनली दिस, इन दिस वीडियो द थर्ड बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो जो थर्ड केमिकल बॉन्ड था उसकी डिस्कशन भी हम इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। उन सारे बच्चों तक मेरी वीडियो को शेयर करो जो 10th आईसीएसई क्लास का सिलेबस कर रहे हैं, ताकि उनको कुछ बेनिफिट हो। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप अपने फीडबैक ज़रूर दो कि आपको मेरी वीडियोस, आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। ठीक है, तो जो भी आपके नेक्स्ट क्वेरीज़ हैं, जो भी चैप्टर्स आप समझना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है जी, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट गेट स्टार्टेड 5th वीडियो। तो कोवलेंट कंपाउंड के जैसे 2 टाइप्स थी, पोलर नॉन पोलर। बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में ये टॉपिक को करवा दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप स्टडी करो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले पिछला क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पोलर नॉन पोलर के बारे में बहुत अच्छी तरह पता चल गया है, क्योंकि पोलर एंड नॉन पोलर वो कोवलेंट कंपाउंड्स की टाइप्स हैं, तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए इनकी करेक्टरिस्टिक्स को समझना, पढ़ना। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो आप सोच के देखो कि वो जो कंपाउंड्स थे उनकी स्टेट क्या थी। ठीक है, असल में वो एक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करते हैं। दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उनमें जो फोर्स एग्जिस्ट करती है ना, उसे वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ये आयोनिक नहीं होता। ठीक है, ये आयोनिक जो फोर्स होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। तो आपको मैंने वहीं पे जब मैंने आपको कोवलेंट पोलर के बारे में बता रही थी ना, जब पोल्स डेवलप होते थे, तब साथ में मैंने आपको आयोनिक का भी साथ में दिया था, क्योंकि आयोनिक का बेसिकली उससे पिछली वीडियो में हुआ है। फाइन, तो आप कंपैरिजन करके चलोगे तो बहुत चीज़ें जो हैं आपको क्लियर होंगी, क्रैमिंग नहीं होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वीक वैन डर वाल फोर्स लगती है। वीक वैन डर वाल फोर्सेस हेंस एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक है, दैट इज स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूल्स की तरह, और उनमें जो फोर्स होती है वो वीक वैन डर वाल होती है। द सेकेंड पॉइंट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इनका अगर इनमें फोर्स लो होती है, आयोनिक जितने स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते ना। फाइन, तो इसमें जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा इनका, वो लो होगा। ठीक है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कारण क्या है? क्योंकि उनमें जो फोर्स है वो वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स होती, आयोनिक फोर्स होती, तो वो उनके बॉन्ड्स टूटने थे, टाइम लगना था, मतलब उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होना था। क्लियर है? लिखा है यहाँ पे, कहते हैं वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यस वीक होती हैं, लेस एनर्जी, कम ही एनर्जी से वो टूट जाते हैं, तो लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ये फ्लो चार्ट्स बहुत अच्छे से बनाए हैं। ठीक है, ये आपके लिए की पॉइंट्स हैं, यू कैन से। ठीक है, पैराग्राफ आप नहीं भी पढ़ते हो, आप इस बॉक्स में जो इन्होंने ये फ्लो चार्ट दिया है बहुत अच्छा है, इनको आप अपनी टिप्स पे कर सकते हो। अब फिजिकल स्टेट है, कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली आपको लिक्विड गैसेस की फॉर्म में मिलेंगे, कुछ है जो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जनरली लिक्विड एंड गैसेस इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें जो फोर्स होती है, फिर वही बात के वीक वैन डर वाल फोर्स होती है,
तो जो सॉलिड्स होते हैं ना उनमें फोर्स बड़ी स्ट्रांग होती है। तो कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जो सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करते हैं, उनकी जो लिस्ट है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फोर्थ पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट। बेसिकली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ये पोलर एंड नॉन पोलर दोनों होते हैं। एक लाइक डिजॉल्व लाइक वाली प्रोवर्ब भी आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। कहता कोवेलेंट कंपाउंड्स जो नॉन पोलर हैं वो डिजॉल्व होंगे नॉन पोलर। यस, मतलब जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं ना वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे। एंड जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। क्लियर है? तो पोलर पोलर में घुलता है, नॉन पोलर में घुलता है। ये चीज़ आप याद रख सकते हो। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली बोला यहाँ पे ज़्यादातर, मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट। मतलब बेसिकली जो वाटर है ना ये पोलर इन नेचर है एंड दूसरे और पोलर सॉल्वेंट बोल रहा है, कहता उनमें नहीं घुलता। अगर मैं कहूँ तो ये नॉन पोलर की बात कर रहा है यहाँ पे। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल, मतलब नॉन पोलर जो हैं वो वाटर में नहीं घुलते एंड पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलते, बट जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनमें घुल जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, तो बेंजीन जो है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, टोलीन भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप अपने इसी 10th क्लास में पढ़ोगे तब आपको ये बेंजीन टोलीन की स्ट्रक्चर भी करोगे, इनके फॉर्मूले भी करोगे, ये क्या होते हैं वो भी आप स्टडी करोगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको रिवाइज कराऊँ तो 4 पॉइंट्स हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो आप इसमें क्या याद रखोगे कि ये मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करते हैं। वैन डर वाल फोर्स होती है वो वीक होती है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि फोर्स जो है वो वीक है। फिजिकल स्टेट जनरली आपको लिक्विड एंड गैस की फॉर्म में मिलेंगे, कुछ है जो आपको सॉलिड्स मिलेंगे। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ये है कि जो नॉन पोलर की अगर बात करूं तो वो नॉन पोलर में ही घुलेंगे। ठीक है, तो जो पोलर हैं वो पोलर में घुलेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। द कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिक करंट नहीं कंडक्ट करते। क्यों नहीं इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते? क्योंकि इनके प्रॉपर आयंस नहीं बनते ना, आयोनिक नहीं है ना, ये कोवेलेंट है। कोवेलेंट में पोलर नॉन पोलर होता है, पार्शियल चार्ज होता है, तो किसी पे तो होता ही नहीं है ना, तो किसी पे पार्शियल चार्ज होता है। सो द कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस आयंस, क्योंकि वो आयंस नहीं प्रोड्यूस करते इन सॉल्यूशन ऑन मेल्टिंग। ठीक है, एब्सेंस ऑफ आयंस हेंस नॉन कंडक्टर। आयंस नहीं होते, क्यों नहीं होते? क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ है ना, जो यहाँ पे इस पेज में नहीं लिखी वो चीज़ें पहले डिस्कस हो गई हैं। तो इस चीज़ को और क्लियर करने के लिए आपको पिछला वॉच करना बहुत ज़रूरी है। उनके नोट्स अपने हाथों से ज़रूर बनाओ, इस चीज़ का आपको फ़ायदा होगा। आइसोमेरिज्म कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। आइसोमेरिज्म बेसिकली होता क्या है वो सुनो। जो भी कोई कंपाउंड, कोई मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है ना, अगर वो अपने नंबर ऑफ एटम्स जो भी जितने भी यूज़ करें हैं वो उतने ही करे, लेकिन स्ट्रक्चर अलग बना दे। मतलब कोई एक कंपाउंड बना रहे हैं, एक साइड पे जुड़े हैं, बाद में वो किसी और दूसरी साइड से जुड़ के मतलब कुछ और नया फंक्शन बना दे। एग्जाम्पल बताती हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है NH4CNO। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ? NH4CNO। मेरा कहने का मतलब मैंने क्या बोला था? मैंने बोला नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जिन से मिलके भी वो बना है वो सारे सेम होने चाहिए। लाइक एक ऊपर वाले फॉर्मूले में, एक नीचे वाले फॉर्मूले में। ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। नाइट्रोजन उसमें 2 है 1 2 फाइन। हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, ये 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, ओके, हाइड्रोजन 4 हो गए। क्लियर है? कार्बन एंड ऑक्सीजन एक है। ठीक है, जितने इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन हैं उतने ही इसमें हैं, सेम नंबर। अगर सेम नंबर है तो इसको आइसोमर्स बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे मर्जी मत लगा देना कि कहीं पे भी नाइट्रोजन ठोक दो, कार्बन ठोक दो, नो।
ठीक है। ये पर्टिकुलर ये फॉर्मूले हैं, ये कंपाउंड हैं, क्लियर है। ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये है अमोनियम साइनेट, ठीक है, इट इज़ नथिंग बट अमोनियम साइनेट, क्लियर है। जो नीचे वाला है इट इज़ यूरिया, फाइन। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों में सेम है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से वो जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो जो फॉर्मूला बना रहे हैं वो अलग अलग बना रहे हैं, वो अलग अलग कंपाउंड मॉलिक्यूल प्रोडक्ट होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये अमोनियम साइनेट है, ये यूरिया का फॉर्मूला है। इनके जुड़ने की शक्ति, इनकी जुड़ने की पावर, मतलब कौन किसके साथ जुड़ा है। यहाँ पे एक्चुअली में CO है ना, जो वो एक साइड से NH2 के साथ जुड़ा है, दूसरी साइड से भी NH2 के साथ जुड़ा है। अगर मैं इसको और खोल के बताऊं तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऐसे जुड़ा होता है, इस साइड पे NH2 है, इस साइड पे NH2 है। ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों का पता आपको फर्दर आगे जाके लग जाएगा जब आप और केमिस्ट्री को डेप्थ में पढ़ोगे, लेकिन अभी इस टॉपिक में आप इतना समझो कि यहाँ पे जो कार्बन है एक साइड से NH2, दूसरी साइड से भी NH2, एंड यहाँ पे ऊपर कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ऊपर में ऐसा नहीं है। ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या है, नाइट्रोजन जो है इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं 4, ठीक है, 1 2 3 4, एंड इसकी स्ट्रक्चर आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगेगी, ठीक है। बस मैंने आपको एक बार बताना था, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में आप इसको ठीक है हायर क्लास में करोगे, आगे जाके करोगे। देखो इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है ना। तो जो नाइट्रोजन है वो 4 हाइड्रोजन्स के साथ जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ पे एक साइड पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसीलिए ही इसे डायरेक्शनल बोला है। मैंने आपको ये चीज़ समझानी थी डायरेक्शनल क्या होता है, दैट्स वाई मैंने इसकी स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करी है, लेकिन इसकी नीड नहीं है। तो कहता है कि सिंस कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, कोवेलेंट कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बता दी गई है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स अंडरगो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस विच आर स्लो, रिवर्सिबल एंड सेल्डम प्रोसीड टू कंप्लीशन। ये जो रिएक्शंस होती हैं ये मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं। तो ऑब्वियस है मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है, स्लो होती हैं तो इतनी फास्ट फॉरवर्ड नहीं होती, ठीक है, रिवर्सिबल होती हैं एंड सेल्डम प्रोसीड टू कंप्लीशन, बहुत टाइम लगता है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल से ये प्रोसीड होके आगे चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, प्योर HCl इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लेन, ठीक है। जो प्योर HCl है ये बैड कंडक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का। इसका क्या रीज़न है, जो HCl है ये आयोनिक फॉर्म है कि कोवेलेंट है। आप पीछे देखो, एक मैंने NaCl का आपको एक्सप्लेन करा था, एक HCl का करा था। जैसे NaCl में Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है, तो ये जो है जो HCl है ये इसमें जो आयंस की फॉर्मेशन है बहुत अच्छी तरह नहीं होती। कहने का मतलब क्या है, जैसे जो हाइड्रोजन है इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, मतलब एक ही इसका शेल था, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन में 7 है, ठीक है, 2 2 4 2 6, ठीक है, 1 7। तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता नहीं है, ये शेयर कर लेता है ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे आयंस की फॉर्मेशन नहीं हो पाती, आयंस नहीं बनते। अगर आयंस नहीं बनते, इसमें आयंस बनते हैं। इसमें आयंस कैसे बनते हैं, क्योंकि सोडियम के पास जो एक एक्स्ट्रा था ना वो छोड़ देता था, क्लोरीन के पास एक कम था। इसको मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं करना क्योंकि पीछे इसकी स्ट्रक्चर कर ली हुई है, जिन्होंने समझना है वो पीछे जाके वॉच करो। तो सो दैट्स वाई प्योर HCl कंटेन हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल इन द सेंस कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ये शेयरिंग करते हैं, पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता। अगर आप इसको और बड़ा करके लिखना चाहते हो, हेंस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका NaCl हैज़ हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो NaCl है इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है दैट इज़ CCl4। अगर हम इसकी बात करें तो ये आयोनिक है। अगर ये आयोनिक है तो इसमें आयंस हैं। अगर आयंस हैं तो वो बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें एग्जिस्ट करती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये जो है ये एक यू कैन से एक कोवेलेंट कंपाउंड है जिसमें जो कार्बन है 4 क्लोरीन्स के साथ जुड़ा हुआ है एंड मोर ओवर ये पोलर है कि नॉन पोलर है, दिस इज़ नॉन पोलर। इसमें बिल्कुल भी चार्ज की सेपरेशन नहीं होती, ये नॉन पोलर है। फाइन, तो इसमें जो फोर्सेस हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसमें जो फोर्सेस हैं वो वीक होती हैं। ठीक है जी, वीक होती हैं। सोडियम क्लोराइड हैज़ हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इट हैज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसका रीज़न मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो हेंस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वेयर एज कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें वीक वैंडरवॉल फोर्सेस होती हैं क्योंकि वो ऐसी फॉर्म में नॉन पोलर कंपाउंड होता है। एक्सप्लेन वाई कार्बन टेट्राक्लोराइड डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। वाटर में डिज़ोल्व क्यों नहीं होता? जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये नॉन पोलर है। ये क्या है? ये नॉन पोलर है। जो नॉन पोलर है वो किस में डिज़ोल्व होंगे? वाटर में डिज़ोल्व होंगे। वाटर तो पोलर है तो नहीं होंगे। फाइन, तो कहता लाइक डिज़ोल्व लाइक वाली आपको याद रखनी है मेमोरी टिप। CCl4 इज़ नॉन पोलर कोवेलेंट एंड हैंस इज इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, explain why a solution of cane sugar does not conduct electricity whereas solution of sodium chloride is a good conductor of electricity। जो cane sugar है this is a nothing but ये कौन सा है? ये डायरेक्शनल अभी बताया, ये कोवेलेंट है। अगर ये कोवेलेंट है, दूसरा कौन सा बता रहा है? NaCl। ये कौन सा है? ये आयोनिक है। बोलो, इसमें आयंस हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इसमें आयंस डिसोशिएट हो जाते हैं, इसमें आयंस डिसोशिएट नहीं होते। जिनमें आयंस होते हैं, जो आयोनिक है, जो NaCl है, जो NaCl है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट ये वर्कशीट आपने करनी है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपने मेरे साथ डिस्कस करनी है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है हमारा डेटिव बॉन्ड। ठीक है, टॉपिक का नाम है डेटिव बॉन्ड। क्लियर है? ये कौन सा बॉन्ड है? जो मैंने आपको बताया, जो आप चैप्टर कर रहे हो केमिकल बॉन्ड, उस चैप्टर में से उस चैप्टर में 3 बॉन्ड थे। आयोनिक बॉन्ड था, ठीक है, द नेक्स्ट वन इज कोवेलेंट, ठीक है, द नेक्स्ट वन इज डेटिव। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। ठीक है, डेटिव बॉन्ड को स्टार्ट करने से पहले ये 2 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बॉन्ड पेयर क्या है, लॉन पेयर क्या है। जो भी 2 एटम्स में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें जो बॉन्ड बनता है उसे बॉन्ड पेयर बोलते हैं। क्लियर है? अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। ए भी शेयर कर रहा है, ठीक है, बी भी शेयर कर रहा है। ऐसे हुआ था HCl के केस में। H का इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन के टोटल 7 थे, लेकिन जो इस साइड वाला इलेक्ट्रॉन था वो हाइड्रोजन भी शेयर कर रहा था, हाइड्रोजन अपना भी, क्लोरीन का भी। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें शेयर्ड पेयर बोलते हैं क्योंकि उन्हें हाइड्रोजन भी शेयर करता है, क्लोरीन भी शेयर करता है। क्लियर है? अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में है, इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉन पेयर क्या है? लॉन पेयर है जैसे A एंड B, इनमें से कोई एक जना, सपोज करो A, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ठीक है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, बस 2 इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं A के पास, एक के पास, ठीक है, सपोज A के पास। लॉन पेयर क्या है? किसी भी एटम, सपोज करो B या A है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हों जो किसी ने शेयर नहीं करे, तो इनको क्या बोलूंगी? लॉन पेयर। अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन एन एटम। क्लियर है? यहाँ पे क्या बोला था? बॉन्ड पेयर क्या था? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय बोथ। यहाँ पे शेयरिंग हो चुकी थी A एंड B में, A एंड B में शेयरिंग हो चुकी थी,
हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे जो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन वन एटम विच इज़ नॉट शेयर्ड विद अनदर एटम। मतलब किसी अभी तक मैं कहूँ तो को किसी ने शेयर नहीं करे। क्लियर है। अभी जो डेटिव बॉन्ड है उसमें, डेटिव बॉन्ड जब बनेगा उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो जबकि ए के पास कमी थी, बी के इलेक्ट्रॉन थे तो शेयर्ड बाय बोथ हो गया, है ना, तब ये डेटिव बॉन्ड बनता है। आई बात समझ में? ठीक है, इस चीज़ को क्लियर करो आप। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहाँ मैं डेटिव बॉन्ड बोल रही हूँ, जहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वन एंड सेम थिंग। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, अभी पीछे देखा आपने, बिटवीन 2 एटम्स। यस, इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द एटम्स। हाँ जी, ठीक, ऐसे ही हुआ था। वेयर एज द अदर एटम सिंपली टेक पार्ट इन शेयरिंग इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, है ना। ऐसे ही हुआ, दिए एक ने हैं लेकिन जो दूसरा जना है जिसके पास है ही नहीं है ना, वो उसको आराम से शेयर कर रहा है। क्लियर है? होप के ये क्लियर है डेफिनेशन। अब कंडीशन क्या है? क्या कंडीशन है कि आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने? पहली कंडीशन ये है कि दोनों में से किसी एक के पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि दोनों में से एक के पास एक्सेस होना चाहिए। वन ऑफ द 2 एटम्स मस्ट हैव इट्स ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, हैविंग एटलीस्ट 1 लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास फालतू होने चाहिए उसके वैलेंस शेल में। अगर ऐसा है तभी वो एटम रेडी होगा इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए। तो दोनों में से कोई एक जना, अनदर एटम शुड हैव शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी अमोनियम आयन की है एंड हाइड्रोनियम आयन। इसे हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ऐसे मैं यहाँ पे लिखूँ तो आपको क्लियर नहीं होगा, इनकी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं फिर आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अमोनियम आयन की अगर मैं बात करूँ, इसे ध्यान से समझो फिर आप ये पढ़ना सारा जो लिखा है। अमोनियम आयन मतलब NH4+। तो NH4 की फॉर्मेशन करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि NH3 में जरूर एक हाइड्रोजन ऐड हुआ होगा कहीं से। क्लियर है? कहीं से ऐड हुआ होगा। ऐसे H के ऊपर प्लस का साइन क्यों डाला है वो करते हैं हम डिस्कस। क्लियर है? आपको क्लियर हो जाएगा तब NH4 जो आयन है वो बनेगा। क्लियर है? सबसे पहले मैं NH3 की स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। तो आपको पता है अगर NH3 की स्ट्रक्चर करनी है तो आपको नाइट्रोजन के बारे में पता होना चाहिए कि वो 7 नंबर पे है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए कि वो 2,5 है। 5 से आप क्लियर कर लो कि नाइट्रोजन के अराउंड आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स बिखेरने हैं। वहाँ से एक बात और क्लियर कर लो कि आपको NH3 की स्ट्रक्चर बनानी है। कहने का मतलब कि नाइट्रोजन के अराउंड आपको 3 हाइड्रोजन बिखेरने हैं। अगर 3 हाइड्रोजन बिखेरने हैं तो नाइट्रोजन के अराउंड, नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन ने घेर के रखा हुआ है। तो जो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन तो उस तरफ कर दो जिस तरफ हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लिख दो। यहाँ से अब मुझे ये क्लियर हो रहा है कि नाइट्रोजन ने जब हाइड्रोजन के साथ अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा होगा तो ये चीज़ क्या बन रही है? ये एक बॉन्ड बन रहा है। ये चीज़ क्या बन रही है? ये एक बॉन्ड बन रहा है। ये चीज़ क्या बन रही है? ये बॉन्ड। ये क्या है? ये बॉन्ड पेयर हैं जिनको मैं अभी ब्लैक डॉट्स के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करा। ये जो ऊपर पड़े हैं ये, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें लॉन पेयर बोलते हैं। ये लॉन पेयर है। ठीक है, अगर ये लॉन पेयर है कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है, ठीक है, ये अमोनिया की स्ट्रक्चर बन गई। अब मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि जो मेरा अमोनिया है वो 3 हाइड्रोजन्स के साथ जुड़ा हुआ है। फाइन, ओके। जब इसको मैं कंबाइन करूँगी, असल में जो हाइड्रोजन है उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है। सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ, है ना। अगर मैं इसको भी उड़ा दूँ, इस इलेक्ट्रॉन को भी ख़त्म कर दूँ, उसका एक बेचारे का इलेक्ट्रॉन था वो भी खाली हो गया। अब यहाँ से क्या समझ लग रही है कि जो NH3 था उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स के, ये पता क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पे इसके साथ आता है। क्लियर है? तो यहाँ से जो है फॉर्मेशन हो जाती है NH4 आयन की। क्लियर है? तो वो स्ट्रक्चर क्या बन गई? इसकी स्ट्रक्चर क्या बन गई? जो नाइट्रोजन है, 3 तो उसके साथ हाइड्रोजन लगे ही थे, ये रहे।
अब ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में जब बॉन्ड बनेगा ये चीज़ शो करी है उन्होंने, ये देखो नेक्स्ट पेज पे। बाकी मेरे ख्याल से ये जो बाकी जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है आपको आराम से समझ लग जाएगा। वाई H+ आयन इज नॉन एज प्रोटोन। प्रोटोन इसलिए बोलते हैं कि बेचारा प्रोटोन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एक बेचारे में इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया। अगर H की बात करें, एक प्रोटोन एक इलेक्ट्रॉन है ना, H+ है मतलब एक इलेक्ट्रॉन था वो निकल के गया है ना। हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटोन, इट लॉसेज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सिंस H+ डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन बट ओनली अ प्रोटोन, इट इज कॉमनली कॉल्ड प्रोटोन। ऐसे ही हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन बनने से पहले आपको पता होनी चाहिए वाटर की स्ट्रक्चर, क्लियर है। वाटर की स्ट्रक्चर जब आप करते हो आपको पता है कि ऑक्सीजन को आपको सेंटर में रखना है, हाइड्रोजन आपको 2 साइड्स पे लगाने हैं। ये चीज़ तो चलो सबको पता होगी कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा। ऑक्सीजन जो है वो 8 नंबर पे है, मतलब 2 6 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स आपने इसके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 2 2 4, ठीक है। इस साइड यहाँ पे 5, इस साइड यहाँ पे 6, ठीक है। अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड बन चुका है, यस हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड बन चुका है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर पड़े हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स नीचे पड़े हैं, ये इनको क्या बोला है, लॉन पेयर बोला है, क्लियर है। इनको क्या बोला है, इनको लॉन पेयर बोला है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताइए, कहता 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन एज लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इन वाटर मॉलिक्यूल, है ना। जब वाटर मॉलिक्यूल बनता है ना, मतलब वाटर की स्ट्रक्चर अभी आपने करी ना, यहाँ पे जो है ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स वाटर की फॉर्मेशन में लॉन पेयर जो है उसके कंट्रीब्यूट नहीं करते। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई, इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होने की वजह से एज अ रिजल्ट अट्रैक्ट प्रोटोन, पॉजिटिव चार्ज को ये अपनी तरफ खींचता है। अगर कि जब भी किसी एसिड में वाटर डाला जाता है, इतना पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है ना, मोर है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में से किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्रोटोन को, मतलब हाइड्रोजन को। तो जिसकी वजह से H2O ये एंड एक हाइड्रोजन ये, तो क्या बनता है वहाँ पे, हाइड्रोनियम आयन बनता है, H3O+ बनता है, जो क्लोरीन है वो बैठा रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ये भी यहाँ से डिस्कस करवा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, वन ऑफ द लॉन पेयर अटैक द प्रोटोन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। कहता वन ऑफ द लॉन पेयर, दोनों में से एक लॉन पेयर, ठीक है, ये वाटर की स्ट्रक्चर है, यही करी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, क्लियर है। ये लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर है, ये जो लॉन पेयर है प्रोटोन, ये जो लॉन पेयर है ये हाइड्रोजन की नीड को पूरा करता है। ये एरो शो करा हुआ है, यहाँ पे भी बॉन्ड बन जाएगा, है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बॉन्ड बन गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फालतू हो गए, है ना, ऑक्सीजन के, है ना, एक लॉन पेयर यूज हुआ ना, तो ये क्या बन गया, ये हाइड्रोनियम आयन बन गया, है ना। यहाँ पे एरो जिस भी हाइड्रोजन ने लिए होंगे इलेक्ट्रॉन्स, चाहे इस साइड वाला होगा चाहे इस साइड वाला होगा, वहाँ पे एरो शो कर देना। और ये जो है ये लॉन पेयर है, क्लियर है। तो ये हाइड्रोनियम आयन की आपने स्ट्रक्चर करी है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्सियल आयन। इस आयन की स्ट्रक्चर आपको खुद करनी है, दिस इज योर होमवर्क। डाउट रहता है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। वही पिछले वाला आपने लॉजिक लगाना है, इसको समझना है ध्यान से, कौन किसके पास शिफ्ट हुआ है, कौन किसके पास शिफ्ट हुआ है। ये 3 एग्जाम्पल बहुत अच्छे से एग्जाम में करके जाना। तो नेक्स्ट है कटायन हैज़ अ स्मॉलर साइज देन न्यूट्रल एटम। जो कटायन होता है उसका साइज हमेशा छोटा होता है न्यूट्रल एटम से। अब कटायन क्या है, कटायन होता है पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल एटम जिससे पॉजिटिव चार्ज बना है, मतलब जिससे कटायन बना है, उसका साइज छोटा होगा। पहले मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, आप सबको पता होगा कि सोडियम जो है वो 11 नंबर पे है।
अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हो तो इसकी है 281 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे करने होते हैं। एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो 11 ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो फर्स्ट शेल में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे एंड एक इलेक्ट्रॉन जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 2 काम होने की संभावना होती है, जहाँ तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन लीव कर देगा, ठीक है, निकाल देगा। तो कौन सा काम इजी है, 7 वाला काम इजी है कि 1 वाला काम इजी है? 1 वाला काम इजी है। सो दैट्स वाई इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कर जाता है, लीव कर जाता है, और जो सोडियम है उसका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है? ये कह रहे हैं कि कटायन का साइज हमेशा छोटा होता है। अब यहाँ पे मेरे पास कटायन कहाँ पे है? ये कटायन है। न्यूट्रल एटम कौन सा है? ये न्यूट्रल एटम है, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है ना। उसकी कॉन्फ़िगरेशन 281 थी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 28 होगी। क्लियर है? इसके शेल KLM शेल है, इसके KL शेल है, ठीक है। बात पिक्चर अब आपके सामने है। इसमें 3 शेल थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने से Na+ बना। अगर Na+ बना तो उसमें शेल कितने रह गए? 2 शेल रह गए। तो ऑब्वियस है जो एटम का साइज है, ठीक है, 3 शेल से 2 शेल रह गए, ऑब्वियस है एक शेल निकल गया है, एटम का साइज छोटा हो गया है। अगर एटम का साइज स्मॉलर हो गया है तो एक बात और होती है, साइज छोटा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। मतलब न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है। कहने का मतलब न्यूक्लियर पुल यू कैन से वो ज़्यादा हो जाता है। क्लियर है? क्योंकि एक शेल कम हो गया। ये जो शेल था ना, तीसरा वाला शेल, ये देखो, जैसे ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन इस शेल के लिए वो कम होगी एज कंपेयर टू न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस शेल के लिए। क्लियर है जी? तो करेंगे क्या हम? तो जैसे सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ पे, तो हुआ क्या? Na+ बन गया, ठीक है। 11 प्रोटॉन्स हैं इसमें, 11 प्रोटॉन्स इसमें हैं। इस बात का मतलब क्या है वो सुनो। ये जो सोडियम है ये न्यूट्रल एटम है, ठीक है। अगर ये 11 नंबर पे है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 11 हैं, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। फाइन, इधर आओ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अभी करके देखा, 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। लेकिन प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। अब प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से यू कैन से कि जो न्यूक्लियर पुल है वो ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? कॉन्फ़िगरेशन 281, इसकी 28, इसके शेल KLM, इसके शेल KL। ये एटम है न्यूट्रल एटम, ये कटायन है। अब यहाँ से पढ़ो, यहाँ पे लिखा है अ कटायन हैज पॉजिटिव चार्ज। यस, कटायन मतलब ये मैंने आपको बता दिया था कि कटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बना? एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होने से बना है, ठीक है, बाय अ न्यूट्रल एटम द्वारा, ठीक है। ड्यू टू द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो चाहे 2 हो, समटाइम्स द आउटर मोस्ट शेल इज रिमूव्ड, है ना, आउटर मोस्ट शेल जो है ये रिमूव निकल जाता है। ऑलमोस्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अगर ये निकल गया है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इसके लिए ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इसके, तो उसकी वजह से भी साइज छोटा हो जाता है। देयरफॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर टाइटली। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा टाइटली जो हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हेंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट्स। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एंड कटायन हैज स्मॉलर साइज देन न्यूट्रल एटम। तो कटायन का साइज छोटा हो जाता है न्यूट्रल एटम से। नेक्स्ट है अनायन हैज लार्जर देन न्यूट्रल एटम। अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसकी एग्जांपल इन्होंने फ्लोरीन ली है। पहले जैसे इन्होंने फ्लोरीन लिया है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है, फाइन, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है।
जो फ्लोरीन है ये 9 नंबर पे है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 7 रहेगी, इसीलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन 7 मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने से ये क्या बन जाएगा, ये जो फ्लोरीन है आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 9 हैं, ठीक है, तो जो प्रोटॉन्स हैं वो भी 9 होंगे। इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, ऐड होने पे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 8 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो हैं वो 10 हैं। क्यों 10 है, क्योंकि एक ऐड हो गया। प्रोटॉन इसमें 9 है। अगर प्रोटॉन 9 है, इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज किसका, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम है, तो ये न्यूक्लियस का चार्ज होता है। मतलब प्रोटॉन अगर 9 है तो जो न्यूक्लियस है उसकी टेंडेंसी कम है अब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। इलेक्ट्रॉन्स 10 हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज़्यादा होगी। क्या होगा, क्योंकि न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इस केस में उसी शेल में ऐड हो रहा है, उसी शेल में, यहाँ पे 2 7 थे, उसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो रहा है। पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स बैठे होंगे बड़े मजे से, एक इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करना उसी स्पेस में, उसी शेल में, तो जब नेगेटिव ऑलरेडी 7 पड़े हैं, एक और आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। आपको पता है ना, सेम चार्ज वालों के बीच में रिपल्शन होती है, वो ज़्यादा हो जाती है। एंड प्रोटॉन कम होने की वजह से न्यूक्लियर पुल है वो कम हो जाता है, वो लेस हो जाता है। अगर न्यूक्लियर पुल कम हो जाता है तो रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से वो एक दूसरे से फार अवे होके, मतलब अपने शेल को, साइज़ को यू कैन से बड़ा कर देते हैं, साइज़ बड़ा हो जाता है। न्यूक्लियर पुल जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कम होता है। फाइन, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, 9 प्रोटॉन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि 9 प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इसमें 9 है, इसमें 10 हो जाएंगे। प्रोटॉन कम होने की वजह से न्यूक्लियर पुल जो है वो कम होता है। इसकी 2 7 कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, इसकी 2 8 रहेगी। Kl शेल उसी शेल में ऐड हो रहा है। ये आपका एटम है, न्यूट्रल एटम, ये अनाइन बन गया ड्यू टू गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने की वजह ये है कि उसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, प्रोटॉन्स कम हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिव, तो न्यूक्लियर पुल जो है वो कम हो जाता है, रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है। ओवरऑल अगर कहीं न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, देयरफॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड लेस टाइटली बाय द न्यूक्लियस के द्वारा, ठीक है, कम खींचे जाते हैं। हेंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड हो जाता है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को उसी शेल में एडजस्ट करने के लिए। एंड अनायन हैज़ लार्जर साइज देन न्यूट्रल एटम। ये आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ये वाला क्वेश्चन भी एंड इससे पिछला वाला क्वेश्चन भी, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनके आयंस बनते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड जो है इसके आयंस नहीं बनते, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट दिखाना है, तो इनको हम एक सेल में लेंगे, तो बेसिकली होता क्या है, इसमें आयंस नहीं बनते, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं करेंगे, जिसमें आयंस बनते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है बेसिकली। इस प्रोसेस में क्या होता है, केमिकल डीकॉम्पोजिशन होती है। मतलब केमिकल डीकॉम्पोजिशन मतलब कुछ केमिकली टूट जाता है। क्या है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट जहाँ तो इलेक्ट्रोवेलेंट होगा जिसके आयंस बन जाएंगे, जहाँ कोवेलेंट कंपाउंड होगा जिसके आयंस नहीं बनेंगे।
आई बात समझ में? क्या होता है, डीकम्पोज होगा, ठीक है, डीकम्पोज होगा, जा तो इलेक्ट्रोवेलेंट होगा, इसकी डीकम्पोजिशन होगी, जा कोवेलेंट की होगी। जो इलेक्ट्रोवेलेंट है अगर ये लिया होगा तो उसके आयंस बन गए होंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अगर कोवेलेंट होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा। ये इफेक्ट देखना है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? जहाँ आयोनिक, जहाँ पोलर, प्रेजेंट इन मोल्टन और डिजॉल्व स्टेट, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा और उसकी जो डीकम्पोजिशन है वो होगी अगर आयंस बन जाएंगे। अगर आयंस बन गए तो कहने का मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, नहीं बने तो नहीं करता। क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइसिस कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। वही फर्क बताता है इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है। दिस कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या किया है, पहले हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का सेटअप देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम पिछला पढ़ते हैं। यहाँ पे एक ये सेल होता है, ठीक है। इस सेल में ये जो शो करा, ये लिक्विड फॉर्म में, ये जो इसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। जहाँ तो ये इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होगा, जहाँ ये कोवेलेंट होगा, दोनों में से एक होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये। तो कैथोड, यहाँ पे इस साइड कैथोड रखा है। कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, जो एनोड है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे है? बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको सेल से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इस साइड सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल को जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया होगा ऑब्वियस है वो इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं। पॉजिटिव को जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करा होगा वो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं। एमीटर रखा जाता है। एमीटर बेसिकली होता है, ये करंट को मेजर करता है एमीटर। तो यहाँ पे अभी तो वाटर लिया है, क्लियर है। ये प्लेटिनम की वायर है दोनों साइड पे, फाइन। तो ये सेल हो गया, ये यहाँ पे बीच जो रखा है ये इलेक्ट्रोलाइट है, कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अच्छा, पहले इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है तो कौन कौन सा लिया होगा? सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, पोटाशियम क्लोराइड मतलब KCl, ठीक है। ये सारे के सारे आयोनिक होते हैं, ठीक है। आयोनिक मतलब इलेक्ट्रोवेलेंट होते हैं, फाइन। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इनमें से कोई एक चीज ली जाएगी, क्लियर है। यहाँ पे लिखा है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन डिफरेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड में से कौन कौन से ले सकते हैं, ठीक है। वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, वाटर जो है वो डिस्टिल्ड होना चाहिए क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में आयंस प्रेजेंट नहीं होते, फाइन। अल्कोहल ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं, टॉलिन ले सकते हैं, पेट्रोल शुगर इन वाटर, ठीक है, शुगर को ले सकते हैं वाटर में घोल के, ग्लूकोज सॉल्यूशन ले सकते हैं वाटर में। तो हुआ क्या, ऑब्जर्वेशन ये हुई कि सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड मतलब आयोनिक कंपाउंड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, ये अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने देते हैं, क्लियर है। सेकंड, दिस शोज दैट इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट, दिस इज ड्यू टू फ्री और मोबाइल आयंस, है ना। अगर उसमें आयंस बन गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने दे रहे हैं, कहने का मतलब कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, आयंस में बिखरते नहीं हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने जब इनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी उसमें भी हमने कर लिया था कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कोवेलेंट नहीं करता, बस यहाँ पे उसका एक्सपेरिमेंट करके बताया है। तो आप इनको करो कंप्लीट, ठीक है।
तो अगर आपको कंप्लीट करने में कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगी। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है बहुत जल्दी उसकी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी, उसके लेक्चर प्रोवाइड करूँगी। तो आप यहाँ तक अपने नोट्स बनाओ, बहुत अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो सारे अपने, ठीक है। थैंक यू सो मच।